हाँ दोस्त, पहले तो आज का न्यूज़पेपर पढ़ा किसी ने? What was there in the news? ग्रेड नहीं, वो तो मैं भेजा ही, वो तो आगे था, फ्रंट पेज पे था, ट्रम्प और उसकी मीटिंग हुई है। कहां पर हुई है? तो फोटो देख के तो बेड़ा घर का तेरा भरा ग्वादर नहीं है, छाबा आ रहा है। ग्वादर ते पाकिस्तान च है, शाबार पोर्ट है जो ईरान में। पहले तो ये है क्या चीज, क्या रेलेवेंस है वहां पे? इंडिया क्यों बना रहा शाबार पोर्ट? बिल्कुल बेड़ा कर का फिर रुक जा, बात करते हैं उस पर। पहले तो मेरे को ये बताइए, व्हाट इज एग्जैक्टली अबाउट व्हाई इंडिया इज क्रिएटिंग अ पोर्ट इन ईरान? शाबार पोर्ट क्यों बनाया था? काउंटर करने, वन ऑफ द एस्पेक्ट, नॉट एवरीथिंग। ऐसा होता तो चाइना बहुत कुछ बोल रहा होता है इसके अगेंस्ट कि हम सपोर्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया चाइना ने। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चाबार पोर्ट फॉर इंडिया? वह सुना हुआ है चाबार पोर्ट की नहीं? ईरान में है जी, हम बना रहे हैं। उसका कारण, हमें अफगानिस्तान को एक्सेस चाहिए। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, देखी कभी? तो लैंडलॉक्ड होने के कारण, और अफगानिस्तान में मिनरल्स भी खूब है, अफगानिस्तान को हमारी जरूरत है। तो यहां से हम रास्ता बना पाएंगे अफगानिस्तान में। हम ऑलरेडी बहुत डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उनका पार्लियामेंट हमने बनाया, उनके कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम इंडिया भी करता है, जैसे यूएस वर्ल्ड बैंक करते हैं ना, वैसे ही ये, क्योंकि ये एक डिप्लोमेसी का रास्ता है। अगर आप ये देखने को, आपको अगर कोई भी जिंदगी में हेल्प कर रहा ना, उसके वो फ्री नहीं है। यहां तक कि मैं वैसे बहुत ज्यादा ही क्रूअल वर्ड्स बोल रहा हूं, पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं दोस्त, क्लियर है? तो दे एक्सपेक्ट यू टू शाइन, मतलब उनको नाम बने, हमारा हमारा बच्चा पढ़े तो अच्छा नाम करे, कारण ये है। तो सेम वे हम डिप्लोमेसी में या किसी भी रिलेशन में, और सबसे बड़ा दूसरी चीज आपने अगर पढ़ी उस न्यूज़पेपर में, आप शाबार इंडिया और चाइना के बीच में एक, ट्रंप ने एक बहुत बड़ा मुद्दा एग्रीकल्चर पे लिया। कौन सा एग्रीकल्चर पे, क्या चीज कह रहा है उस पे? और इंडिया के साथ भी बार बार कह रहा है, क्यों? कौन सी चीज सुना है किसी ने? वेजिटेरियन फूड है वो, नॉर्मली प्रोटीन का। क्या यार, मतलब खबर पढ़ी नहीं गए ने? सोयाबीन के पीछे पड़ा हुआ कि आप लो, पढ़ा था कि आप सोयाबीन परचेज करो हमसे, क्योंकि ज्योग्राफी में इसका कनेक्शन है, अभी हमने देखना। ये जो अमेरिका, कनाडा, ये कंट्रीज, रशिया है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, हमें क्या आदत डाल दी गई ओट्स की, हमें आदत डाल दी गई किसकी? ऑलिव ऑयल की। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज में, अगर आप अमेरिका को देखो, इंडिया से बहुत बड़ा देश है एरिया वाइज, और आबादी में चेक करो तो मात्र यूपी जितनी आबादी है, उससे भी शायद कम हो, चेक कर लेना। आबादी इतनी, बड़ा इतना, जमीन खुली पड़ी है, तो वहां पर एग्रीकल्चर होता है। और एग्रीकल्चर, जमीन ज्यादा है और बहुत तरीके से उसको यूज करते हैं, उसको कहते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का मतलब जिथे मशीन से सारा काम हो रहा है। सोचो आपके ये पूरे एरिया में बंदे ही चाह रहे हैं और जमीन ही जमीन है। अब जमीन का यूज क्या लेना वहां पर? खेती। और की कारण उसे इंजीनियर बैठाना, तो एक इतनी की एरिया में बैठ जाएगा, और वो सारा एरिया, इन कंट्रीज के पास लैंड बहुत है। So what they do is they do extensive agriculture. We use the words extensive and intensive agriculture. Extensive agriculture is when the land is huge and the labor is less.
So they use mechanized agriculture. आप लोगों को हैरानी होगी, वहां के किसान हवाई जहाज से सीड्स फेंकते हैं, हवाई जहाज से फर्टिलाइजर्स फेंकते हैं, क्योंकि इन्नी ज्यादा जमीन है कि कितने कितने देखेगा। ये तो समझ आ गया एग्रीकल्चर है। प्रोडक्शन कितनी होगी खुली, कितने सुटनी है, बेचनी है उनको। कमर्शियल एग्रीकल्चर है उनका मेन। हमारा जो एग्रीकल्चर है इट इज इंटेंसिव विच इज ओनली सब्सिस्टेंस, हमारे गुजारे के लिए। क्योंकि हमारे दिमाग में पता क्या है, इंडिया एक एग्रीकल्चर वाली कंट्री है, एग्रीकल्चर बेस्ड है। और हम इस पे बार बार, अगर आप कोई बुद्धिजीवी जो बड़े थोड़े है, कुछ नहीं बुद्धिजीवी, बस द वन हु समवॉट वेल ऑफ, हु इज इनटू बिजनेस, ही विल से हम एग्रीकल्चर क्यों करते हैं, अमेरिका तो करता नहीं है। बाकी कंट्रीज, अगर डेवलप्ड कंट्रीज देखो, वो एग्रीकल्चर से बाहर आ चुके हैं, यही सुनते हैं हम। बट दैट्स नॉट द केस, इट हैज प्रूवन देयर मेन बिजनेस इज दिस थिंग। क्लियर है? और उनके प्रोडक्शन तो हुई है, अब बेचनी है, कभी चाइना को कह रहा है, कभी इंडिया को कह रहा, लो धक्के से देगा। और वो धक्का आपको शायद समझ भी नहीं आया, जो फार्म्स लॉ आए थे ना उस समय, जो आंदोलन चला था, उसका कारण मोदी या गांधी नहीं है जी, ये अमेरिका है। बाहर से डंडा ठोक के रखता है, ये खरीदवाओ। और हमारे इंडिया में सब्सिडीज मिलती हैं किसान को, हम देती है सरकार, वो कहता है ये भी बंद करो। क्यों? जब ये सब्सिडीज दोगे, ये खुद की प्रोडक्शन अपने लिए करते रहेंगे, तो हमारा बिकेगा कहां पे? लॉजिक समझ आया जी? सो दे मेक श्योर कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो बिकना भी चाहिए। तो तब तो डोमिनेंस है। ये आपको अब क्लियर हो चुका पिछले 4-5 महीने से, हाउ ट्रम्प हैज बीन पुटिंग अप की टैरिफ लगा देना, कभी कुछ लगा देना, क्योंकि मजबूर हो चुके हैं, भी उनका बिक ही नहीं रहा। एम आई क्लियर टू यू? और ये सोयाबीन एक एग्जांपल है, बार बार न्यूज़पेपर में आ रहा है, सोयाबीन को बेचना है हमको। ट्रंप ने 3 बारी न्यूज में, अगर आप पढ़ रहे हो, पहले इंडिया के बारे भी कहा, इंडिया के साथ भी इसी बात पे बात हुई एशियान में। अभी एपेक का समिट था बुसान में, इट वाज अ समिट ऑफ एपेक, दिस वाज अ पॉइंट टू बी नोटेड इन दैट करंट अफेयर। हुआ कहां पे? बुसान में। वहां पर कह रहा है चाइना को, पर चाइना भी पूरा एंड मुंह दे सामने जवाब है, हम तो पूरी तरह डिपेंडेंट है, क्योंकि हम उसी समय हाथ खाली हुए थे भी भाई इन्हें टैरिफ लाता है, हमारा काम खराब है। चाइना सीधा कह रहा जो तुमने करना, हमारी भी कुछ शर्तें ये करो, देन वी विल सी। क्योंकि चाइना के पास पूरी दुनिया का मेजर सप्लाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का है। ये सुने हुए हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपके मोबाइल फोन्स में इनमें यूज होते हैं, और उसकी प्रोडक्शन है तो दुनिया में बहुत है, पर स्पेशलाइज पूरी दुनिया में सबसे तगड़ा चाइना इस समय, पूरी दुनिया को सप्लाई देता है। उसने सप्लाई रोक दी थी, जाओ कर लो जो करना। एवरीवन क्लियर? ये चीज है जो आपको समझ भी आएगी जब अखबार पढ़ोगे रोज, तो समझ आएगा। टुडे इन हिंदू देयर वर 5 आर्टिकल्स ओनली ऑन एआई, हाउ एआई कैन बी हेल्पफुल इन एजुकेशन, हाउ एआई इज देयर। क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक भी आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, मेरे को, मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप को, किसी को नहीं पता एआई एक्चुअल जो चीज की है, मे भी अभी आपको भी नहीं पता। बट हकीकत ये है, यूएस की ना सारी मार्केट डूबी हुई, ये भी आर्टिकल था। यूएस की सारी स्टेट्स इस समय बस तैर रही हैं। उसके एक वर्ड था उसमें यूज किया, वो मैंने भेजा शायद हाईलाइटेड, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज एन ईडियम। उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट्स एआई में डाल दी हुई हैं। और एआई सच में चीज भी ऐसी है जी, एक करी आदत पैगी ना, फिर पता चलना शुरू होना भी एआई चीज क्या है। इट कैन इजीली रिप्लेस 5 people or 10 people whom you are working with. You don't need anyone, he will consult you each and everything. आपको चाहिए यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन, उसको कहो मेरे को लिख दे, वो पूरी लिख के दे देगा। आपको चाहिए कुछ मेरे नोट्स बना दे, ये बना देगा। ये सिस्टम है, एक पूरा इंडिविजुअल है आपके पास, अभी फ्री है चैट जीपीटी, ये चीजें। So they are investing in this because they know this idea is going to work throughout the world and the people will get dependent. आज हम प्रॉपरली डिपेंड हो चुके हैं गूगल पे, मोबाइल ते, फेसबुक ते है ना, चीजा तो ऊपर बाहर निकल ही नहीं सकते, जो मर्जी कर लें। उनको पता अगली चीज ये है, where we can easily hit whole of the world, they have a data। इन्होंने हमें सॉफ्टवेयर की तरह डेटा लिया हमसे, चाइनीज ने हमसे डेटा पता कैसे लिया हुआ? हार्डवेयर से। आपका हर प्रोडक्ट हिंदुस्तान का, चाहे
आप लगा लो घर पे वो कैमरे, यहाँ कोई भी चीज मैन्युफैक्चर सिर्फ चाइना में होती है, यहाँ पे सिर्फ झूठ है कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया या कुछ भी। हर बिजनेसमैन को पता जो मैन्युफैक्चरिंग में है, दे गो टू चाइना एंड परचेज द थिंग्स एंड दैट्स व्हाट दे डू ट्रेडिंग। और उन्होंने अभी हर चीज में चिप डाल दिया हुआ कि डेटा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, और डेटा से you can easily understand the person and the market and the place। जस्ट इमेजिन पीएमओ ऑफिस है जहां पे सबसे बड़े डिसीजंस लेने, क्योंकि कोई सीक्रेटिव डिसीजंस है, वहां पर जो सीसीटीवी लगे है, जेड़ा भी चीज लगी वो चाइनीज है जी। जेड़ा होंदा जब सरकार आई थी ना मोदी जी की, तो सबसे पहले लाया था कि एफिशिएंसी लानी है। वंस द पीपल एंटर, तो उनका थंब होता जो आप कहते हैं, और जाते समय उच्च भी चिप सीगा उन्होंने, तो उनके पास भी सारा डाटा कलेक्ट हो रहा। अगर किसी को डाटा की इंपॉर्टेंस अभी ना समझ आती हो, तो डेटा सब कुछ आपके हाथ आपको कर सकता कंट्रोल। अभी देखा है इंस्टाग्राम में जो वीडियो देखी 2 मिनट तक वैसी वीडियोस आती जाएंगी। व्हाट इज दैट? दैट इज डेटा दे हैव कलेक्टेड, दिस पर्सन लाइक सच कंटेंट, so keep on making him that way। that is what a data is। are you getting it? so that is how these now the things are coming out to be very different। ये हमें कभी समझा ही नहीं। एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीजें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। लड़ाई, सिंपल एग्जांपल, आपने अभी जो वॉर देखा था, अभी जो वॉर हुआ भी नहीं था पाकिस्तान के साथ, उदो लड़ाइयां बंदियां दी बंदूकां नाल ते होईयां ही नहीं, इस बार ड्रोन से हुई है सारी। यहाँ ड्रोन है, S-400 न्यूज में था कि ये सबको बचा लेता है, ड्रोन से कोई अटैक हो रहा है, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग, बट वी आर स्टिल एट दैट प्लेस कि भाई ना, वो चीज आपको समझना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दीज जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर आप आजकल चेक करो ना, पॉलिटिक्स से अपने काम दी है नहीं भी बिहार में कौन जीत रहा कौन नहीं, क्योंकि झूठ ही दोनों ने मारना। विश्वास उतर चुका सभी का अंदर से, पॉलिटिशियन से भी, टू बी ऑनेस्ट। आपको दिखता ये आएगा 5 साल चोरी करने आना है, इन्हें खूब खजाना कमाना, हर स्टेट में यही है, उन्हें अमीर होना है। क्लियर है? अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अपना ये चीज समझिए, हाउ यू नीड टू मेक ऑन द थिंग्स। प्लीज अंडरस्टैंड, इस समय बंदे की क्यूरियोसिटी चाहिए, एजुकेशन तो सारी पई है यूट्यूब पे हर जगह से, पर करने वाला चाहिए भी क्या करना क्या नहीं। अगर आप सोचो कि कोई भी चीज, एवरीथिंग इज अवेलेबल। एआई को यूज अगर आप करके देखोगे ना, तो आपको सच्ची में लगे, पहले तो शौक होना है, सरप्राइज होना कि सब कुछ ही कर देता है, then you will understand the things। am I clear to you? so just read out the articles, they are very well versed with those articles। अंग्रेजी आनी जरूरी है, एआई ਨੂੰ भी ਤਾਂ ही चला पाओगे, कंप्यूटर चलाने को अंग्रेजी चाहिए नहीं। ठीक उसी प्रकार एआई भी तभी तुम्हें समझ पाओगे अगर अंग्रेजी मार पा रहे हो, उसको प्रॉम्प्ट लिखना आता हो तुम्हें भी क्या सोच है। तो 12वीं तक एजुकेशन चाहिए अच्छी, 12वीं के बाद कोई डिग्री की वैल्यू है ही नहीं। आप अपने आसपास चेक कर लो, कोई इंजीनियरिंग है, कोई बीएससी है, कोई बीसीए है, कोई बीए है कोई वैल्यू? सब एक में ही है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस 12th क्लास तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, यही तो आपका सारा है। इसमें भी हिंदुस्तान के सारे पेपरों में भी चेक कर लो कंपटीशन, आपको आईएएस में बैठने दिया जा रहा, पूछा क्या जा रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और वो भी 10वीं 12वीं तक की है सारी। एक्चुअल में वही एजुकेशन है आपकी। उसके बाद तो वो 3 साल 4 साल आप इंजॉय करने जाते हो कॉलेज में। दुकानें बढ़िया से बढ़िया खुल चुकी हैं इस देश में, चाहे ये सीयू ले लो, चाहे कोई भी है, वो एजुकेशन नहीं है जी, वो एवं तो भूल भुलैया में, क्योंकि जिसने पढ़ा वही आपको पढ़ा रहा है, तो पढ़ोगे क्या? नथिंग। लेट्स अंडरस्टैंड, वी हैव अंडरस्टूड द क्लाइमेटोलॉजी। हमने लास्ट टाइम, मैंने कल आपसे ये कहा था कि हम क्लाइमेट को समझते कैसे हैं, ये तो सभी को क्लियर हो गया। सीजन और एटमॉस्फेयर याद हो गया जी। मेक श्योर, मैं बार बार कह रहा हूं, रोज अगर पढ़ोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। पूछूं सवाल? वो कितने फिर बीमार है? पक्का है? चलो, हाँ जी, मेरे को गैसेस का ऑर्डर याद हो गया कि नहीं? जो एटमॉस्फेयर की गैसेस मैंने बताई थी, नोबल गैसेस, उसका ऑर्डर याद हो गया? हाँ, बता फिर।
हाँ, इसका ऑर्डर बता रहा तू? मैं एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, जो इस बारी सीरियस 2025 में क्वेश्चन आया था, उसका ऑर्डर पूछ रहा हूँ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद का ऑर्डर। एक्सोन केड़ी गैस है? NKH XH निमोनिक बताया था भाई। अगर मैं बात करूं ना, जो कल का चैप्टर, उसके 4 अगर नोट्स बनाए हो तो देयर वर 4 थिंग्स व्हिच वी नीडेड टू रिमेंबर। ग्लोबल वार्मिंग गैसेस कौन सी है, उसका एक ऑर्डर भी नहीं, बस मैंने बताया वो गैसेस। दूसरा, ये गैसेस का कॉम्पोजिशन। तीसरा, आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, उनका क्या क्या पर्पस है, क्या क्या है। वो जो ऑर्डर पूछा मैंने विड्थ का, वो लिखा किसी ने? क्या है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा क्या है जी? एक्सोस्फेयर को छोड़, वो 4 का बता। आयनोस्फेयर। अगला भरा एक चीज एक बोलना दे, शांत शांत। हाँ, उसके बाद मीजोस्फेयर। एवरीबडी एग्री विद दिस थिंग, दिस वाज द ऑर्डर? पक्का? स्ट्रेटोस्फेयर पहले आना चाहिए, वो मेरे को भी दिख रहा। मैं तू गूगल का नू खोलिया भरा, NCERT खोल। हाँ, किससे सबसे पहले? ISMT। तो दोस्त, ये तो आपने चेक करना, वो भी सर्च करना भी सिखाता हूं, याद रखिएगा। कभी भी विकीपीडिया पे रिलाई नहीं करना। विकीपीडिया यू कैन ऑल्सो एडिट इट। व्हाट यू नीड टू डू इज, जो भी सोर्स ढूंढ रहे हो उसका वेबसाइट आपको दिख जाएगा, समझ आ जाएगा कौन सा सही है। जिवें ऑनलाइन ऑर्डर करते हो ना, कई ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ वेबसाइट लै दे, भेज तो देंगी, बाद में रिफंड नहीं होना, फिर चीका मारते रहो। तो उसी प्रकार आपको वेबसाइट, उसमें भी पता चलना चाहिए वो कौन सी सही है कौन सी नहीं। इफ इट इज रिलेटेड टू IS, रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दैट वेबसाइट कैन बी फाइंड, एल्स विकीपीडिया इज नॉट श्योर थिंग, रिमेंबर दिस। क्लियर है? ये पेपर में मेरे को पक्का पता है इस बार CDS NDA CFF में आ जाना है, तो कंफर्म करिएगा। बाकी तो देख के भी नहीं आए, मैंने लगता ये भरा अजे, मैंने लगता रोज नाई को ही जाना, अजे तक स्टेट नहीं करानी, टाइम ही नहीं लगे पढ़ाई का। क्लियर हो गया जी? ये तूने किया सांगवान? क्यों ऐसे नहीं दोस्त? So now what we need to understand is basically with respect to climate, yesterday we were discussing, किसी भी क्लाइमेट को जब मैं बात कर रहा हूं, आज मौसम कैसा या वेदर, व्हाट डू आई से, वेदर किस किस बेसिस पे मैं चेक करूंगा? नंबर 1 गर्मी है कि ठंड है आज? पहले तो ये सबसे पहले हमें लगता है इंसान को या किसी को भी, टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी ऑल्सो यू कैन इजिली रिकॉग्नाइज। आपने देखा होगा गर्मियों के बाद जब बरसातें आती हैं, वो गर्मी ज्यादा चुभती है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी प्लेज अ वेरी बिग रोल। अगर आप इस समय जाओ कोस्टल स्टेट्स में, केरला में या तमिलनाडु में, चेन्नई में, OTA चेन्नई जाना जे, उत्थे भरा आधी जनता दे वैसे मर जाती भी, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा। सुनी हुई ह्यूमिडिटी? गर्मी चलती रहनी है, पसीना चलता रहेगा, तो दैट इज ह्यूमिडिटी। क्लियर है? तीसरी चीज है जी प्रेशर ऑल्सो। हवा का प्रेशर, ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है किसी भी जगह का वेदर का। क्लियर है? देन इज क्लाउडीनेस, एंड देन इज द विंड। हवा कैसे चल रही है जी? आप सोच के हैरान हो जाओगे, हवा का ही गेम है सारा मौसम का। जैसे ही अब बर्फ पड़ गई पहाड़ों में, तो सर्दी इधर पड़नी शुरू हो जानी, चंडीगढ़ में सामने पहाड़ है,
जैसे ही बर्फ पड़ी वहां से हवा ठंडी और ठंडी, ठंड बढ़ेगी। तो विंड मौसम को बहुत बड़ा प्रभाव डालता। हवा, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, लू तो और गर्मी बढ़ाती है। तो दीज आर द थिंग्स। नॉर्मली हमको ये पता होता है बस कि आज गर्मी बहुत है, टेम्परेचर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, टेम्परेचर इज देयर, ह्यूमिडिटी इज देयर, प्रेशर इज देयर, क्लाउडीनेस इज देयर, एंड देन विंड। और इन्हीं को हमने अब पूरा विस्तार से समझना कि टेम्परेचर क्या होता है, कैसे मेजर किया जाता है और वो है क्या, और उसका इन सभी का आपस में लिंक भी है जी। कल अगर आपने सुना साइक्लोन आया, तो आपको ये पता पहले ही 5-6 दिन से अलर्ट आना शुरू हो जाए। 5-6 क्यों, 15-20 दिन से। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन फैक्टर्स को पढ़ा हुआ है। जब भी, वैसे ही अभी पहले इसको समझा देता हूं, आप लोग अगर प्रेशर को मेजर करें, जिस दिन यहां पर प्रेशर कम लग रहा है तो वेदर फोरकास्टिंग में न्यूज में आ जाएगा टुडे इट इज गोइंग टू रेनफॉल, इट्स गोइंग टू बी रेनफॉल, हाई विंडी देयर विल बी। क्यों? क्योंकि लो प्रेशर कहीं पर भी होगा। सपोज लिया सारी जमीन है, अगर यहां पर प्रेशर, प्रेशर वर्ड समझ आता है वैसे क्या होता है कि नहीं? बोलोगे तो मैं बता पाऊंगा और अच्छे से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, वैसे हम साइंस में पढ़ा, वो भी नहीं अपने को पता होना चाहिए, पर इतना पता होना चाहिए हवा का, ये जो हवा ऊपर है हमारे, इसका भार, इसका जो वेट है, ठीक। अगर कहीं पर लो प्रेशर है ना, ठीक, टायर में हवा भरी है सभी ने, ऊंधा की है, उस मशीन में हाई प्रेशर होता है, इधर लो प्रेशर, जहां पर भी लो प्रेशर है, हाई प्रेशर से हवा उधर आनी शुरू होती है अपने आप ही, कि नहीं? एग्री और नॉट? और कोई एग्जांपल है ऐसा कुछ भी? अगर आप कोई गुब्बारा भरा हुआ, जैसे ही छेद किया, बाहर लो प्रेशर, अंदर हाई प्रेशर, तो हवा सारी बाहर को निकलनी शुरू हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट क्यों सिलेंडर लीक कैसे कर जाता है, क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है, तो उसने ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीज मूव करना शुरू करती है। क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है बार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैरोमीटर, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर, और वो मेजर किस टर्म्स में किया जाता? बार में। ਹੁਣ ਜਦੋਂ इंस्ट्रूमेंट ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, बैरोमीटर वेदर फोरकास्टिंग ने लगाया होता है, नॉर्मली रोज सेम रह रहा है, जिस दिन बार नीचे गिर गया, ऐसा मतलब लो प्रेशर बन गया, तूफान आने वाला, बारिश आने वाली है। क्लियर है? पर ये जो प्रेशर है, अब हम ये समझना चाहते हैं कि डिपेंड किस पे करता। आप मेरे को बताइए, हमारे यहां पर कब ज्यादा बारिशें पड़ती हैं और कब ज्यादा ये चीज बारिशें और विंड चलती हैं, सर्दियों में कि गर्मियों में? एग्री है ना? ओदा कारण क्या है जी? जब हवा गर्म होगी तो हवा राइज करती है, ये भी एग्री करते हो? सिंपल एग्जांपल, भूल भी जाए तो धुआं याद रखो, जो आग लाई तो धुआं ऊपर उड़ता है, और एसी अगर लगाया हो तो हवा ठंडी फेंकता है, वो नीचे बैठता, तभी एसी ऊपर लगाते, नहीं तो जमीन च ना लाते। लॉजिकल है, ऊपर लगता है हमेशा, क्योंकि ठंडी हवा फेंकेगा वो नीचे बैठेगी, दैट्स अ श्योर शॉर्ट थिंग। सो दैट इज हाउ वार्म एयर ऑलवेज राइजेस। अब उसकी साइंस में जाऊं तो उसको साइंस में समझाना क्या शुरू कर देते हैं कि जब हवा गर्म होती है ना, वो एक्सपैंड करती है, खुलती है, जैसे जैसे खुलेगी तो वो राइज करेगी। क्लियर है? एवरीवन क्लियर? सो अल्टीमेटली प्रेशर हैज अ रिलेशन विद टेम्परेचर, कि नहीं? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना कम प्रेशर होगा। केमिस्ट्री नहीं है वहां पर, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट दैट्स नॉट द केस इन ज्योग्राफी। एम आई क्लियर टू यू? जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम प्रेशर, और जब भी प्रेशर कम होगा तो वहां पर तूफान आना है। ये पहले क्लियर हो गया जी कि वेदर तभी तो ये वेदर फोरकास्टिंग वाले और यूज क्या कर रहे हैं, थोड़ा कोई
बनाना है, उनको ये देखना कि जब भी प्रेशर लो हो गया बैरोमीटर में, इट मींस विंड इज कमिंग, it means rainfall is going to happen, and that pressure which we have understood is measured by what? Barometer, and the unit is bar. Clear? वही अगर हवा ठंडी है, जेडी ठंडी हवा नीचे बैठती है, तो वो नीचे बैठेगी तो प्रेशर क्या करेगी? हाई के लो? हाई। याद रखना जब भी हाई प्रेशर होता है, वेरी काम कंडीशंस, जब भी उनके बैरोमीटर पे रीडिंग आ रही है ना हाई, उन्होंने समझ आया था कुछ नहीं होना, क्योंकि ਜਦੋਂ अगर ये मैं सारी स्पेस ले रहा हूं, यहां पर हाई प्रेशर है, यहां से हवा बाहर को जाएगी कि अंदर को आएगी? बाहर को जाएगी। द विंड विल गो आउटसाइड, so there will not be any activity taking place here. But if supposedly here is a low pressure, the wind will start coming from every point here, कि नहीं? तो फिर ये लो प्रेशर भरेगा तो हवा आएगी चारों तरफ से। ये लॉजिक समझ आया जी? सारी कहानी ऐसे है जी, सारा विंड इस पे है, पर पहले हमें प्रेशर का डिपेंडेंस किस पे? टेम्परेचर पे, कि नहीं? ये क्लियर हो गया सारा जी? पक्का? एक और चीज है वैसे, प्रेशर ऑल्टीट्यूड से भी वेरी करता है, उसका भी लॉजिक है, समझते हैं? मेरे दोस्त समझ सभी को आ रहा है? मेरे को लगता है बैकग्राउंड हो ना हो, साइंस है किसी, ये चीजें समझ आ रही हैं। और हमें अपने आप को चेक कैसे करना कि मेरे को समझ आया कि नहीं? बाय डूइंग द क्वेश्चन, दैट इज द वे वी विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीडीएस, सीएफएफ, एनडीए और आईएएस, विल सी। एक और चीज मैंने क्या कहा, अगर एक चीज, रुक जाइए, लेट सपोज ये बिल्डिंग है, पहले मेरे को ये बताइए, ये फ्लोर्स हैं, तो अनु की लगता है जो तुमने कंस्ट्रक्शन करनी है तो चारों पे सेम मटेरियल लगेगा? हाँ, क्या कह रहा? अलग अलग क्या मतलब? इधर लाल, इधर पीला, इधर हरा, क्या मतलब? तेरे तो घर बने होने, पता ही है। क्यों? क्यों? इसके ऊपर इसका भी भार है, इसका भी है, इसका भी है, प्रेशर भी हाई। एग्री? नाउ टेक द सेम केस व्हेन आई एम हैव अ माउंटेन, हमारे ऊपर हवा तो ऐदा ही है ना, एक छत है ट्रोपोपोज, उसके ऊपर हवा ही हवा। तो एज यू गो विद द ऑल्टीट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड, यहां पर प्रेशर हाई होगा कि लो होगा? ऊपर। क्यों दोस्त? लो होता है, बाहर को आता है, आपकी जो चीक्स रेड होनी शुरू होती हैं, कश्मीरिया दी देखिया ना भी चीक्स रेड क्यों होती? भी खून अंदरों बाहर ਨੂੰ ਆਣ ਨੂੰ करदा, कारण यही हुआ, क्योंकि एज यू गो अबव प्रेशर विल डिक्रीज, कि नहीं? डिक्रीज होगा। हाँ, कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी एक फैक्टर होगा, जितने टेम्परेचर, जैसे जैसे आप जा रहे हो टेम्परेचर लो हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, बट ऑल्टीट्यूड इज अ बिगर फैक्टर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, atmospheric pressure not only depends on the temperature but also depends on the altitude. I hope everybody is clear about this point here. Logically समझ आया जी? पक्का कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड समझ आया? क्योंकि इसका सारा कनेक्शन आगे है, अभी कुछ नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं वर्ड प्रेशर होता क्या, इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर, क्लियर है? और हमेशा हवा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और वो हमें ये सारी चीजें हमने लाइफ में देखी हुई, लेकिन एक्चुअल में वर्ड्स में नहीं डाली, ये भी हमको पता ही है, वैसे कॉमन सेंस है कि नीचे मजबूत होगी नींव, ये भारी डबल डबल ईंटें लगाएंगे तभी तो ये सभी का भार पकड़ पाएंगी। सबसे ज्यादा प्रेशर तो इस पे होगा, इसके ऊपर तो कोई प्रेशर ही नहीं है। क्लियर होगी जी गल? अब बढ़ते हैं आगे। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्ड समझ आया, टेम्परेचर समझ आया, अनदर वर्ड इज योर ह्यूमिडिटी ऑल्सो। ह्यूमिडिटी की होंगी है जी? इन द एयर,
इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया धुरंधर पूछे गए हैं, क्योंकि इसको मेजर करने के दो तरीके हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होता है रिलेटिव। ये सुने हुए वर्ड्स कि नहीं? हैज एनीवन, मतलब ये सुने हुए हैं थोड़े बहुत, मेरे को नहीं पता भी आपको पता है कि नहीं, पर वो मेरे को पढ़ाना है कि क्या होता है, पर वैसे सुने हुए हैं ये वर्ड्स। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? इज बेसिकली अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ गर्मियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, आपको गर्मियों में फील क्या होता है? हवा में नमी आ चुकी है कि नहीं? वो इन्ना दे सारे फील किया हुआ है, हवा में नमी आ रही, इसी कारण आपको पसीना और आता है। एग्री? पर ये ह्यूमिडिटी को मेजर करने के दो तरीके, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। ये समझना जी, क्यों समझना वो भी बता रहा हूं। इस पे भी यूपीएससी ने बार बार क्वेश्चन डाले हुए हैं, टॉपिक है ये तो समझ आ गया। हवा में नमी मतलब सपोजली ये हवा है, ठीक, इसमें वेपर्स, इसमें पानी का भाग वो है। क्लियर है? स्टीम बात सुने हुआ ना, सोना बाद हो की हुंदा, आई हुंदा। स्टीम बना बना के उन्होंने पूरा बनाता, वो बढ़ जा पसीना ही पसीना निकली जाना, वही चीज आपको होती। हम बात करते हैं, अब मेरे को ये बताइए, ये हवा पुणा जी हवा है, एक और हवा है सेम हवा, इसमें वेपर्स और ज्यादा है, इसमें वेपर ज्यादा इन कंपैरिजन टू दिस प्लेस, इन कंपैरिजन टू दिस वेपर्स आर मोर इन दिस वन। गॉट इट? आपको खुश्की कब फील होती? खुश्की कहते हैं ना ड्राइनेस, सर्दियां की गर्मियां? सर्दियों में। एग्री? आप जाके चल जाओ ना चेन्नई में, मैं तेरे लिए मॉइस्चराइजर वट के दो चपेड़ा मार दिया की ले गया। पहाड़ों में चाहिए, जब आपने कभी भी पहाड़ों में जाना तो आपको पहले लिखा जाता है कि लिप बाम वहां पे बहुत बिक रहे होंगे, और ये चीजें उसका लॉजिक है जी। अगर ये हवा, मेरा कहने का मतलब कि एक्चुअली ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, कि नहीं? मेरी गाल बात मान रहे हो भी? टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, कि नहीं? आप अगर ठंडा रखोगे तो ह्यूमिडिटी नहीं होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे और मॉइस्चर आएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और मॉइस्चर आएगा। वो भी समझ आ गया भी टेम्परेचर से ह्यूमिडिटी बढ़ती है। अब मैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव समझाना चाहता हूं। वो दो मेजरमेंट के तरीके, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट, एक को कहते हैं रिलेटिव। है ह्यूमिडिटी है, पर मेजर करने का तरीका। क्योंकि क्यों बताने लगूं? क्योंकि हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैज अ सिग्निफिकेंस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए या आपके ज्योग्राफी में। पर उसको समझने के लिए पहले आपको ये बताइए, हम लोग इंटेलिजेंस किस बेसिस पे चेक करते हैं किसी भी बंदे को कि भाई ये कितना का होशियार है, कितना आईक्यू देने, किसी ने नहीं मेजर किया हुआ आईक्यू ना। तेरे को पता होना कितने नंबर है अपने आईक्यू, क्योंकि हिंदुस्तान में है ही नहीं फैक्टर। आप देखते हो नंबरों से कितने नंबर आए, यही देखते हैं बोर्ड में कितने हैं, 12वीं में कितने हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं। अब उसको भी मेजर करने का दो तरीके हैं। मैं अगर पूछूं 10वीं में कितने आए तो आप परसेंटेज बताते हो, आउट ऑफ 600 आई गॉट दिस मच मार्क्स, यू नेवर टेल, कि नहीं? वो चीज क्या है? वो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं, दोज आर एक्चुअली एब्सोल्यूट नंबर्स। अगर मैं पूछूं भाई तेरे नंबर कितने आए, तो वो बता रहा 400 आए 600 में से, वो एब्सोल्यूट है। रिलेटिव क्या होता है? आप परसेंटेज निकालते हो। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, देयर इज वन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, other is relative humidity. So relative humidity is measured in terms of percentages, while this is measured in terms of gram per cubic centimeter or per cubic meter.
मेरी यूनिट का था पता कि नहीं? बोलिए नहीं पता तो भी कोई चक्कर नहीं। ये अगर क्यूबिक मीटर लिखा, क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा तो किसका यूनिट हुआ ये? कल्ला ये वाला, ये एक मिनट बोलना नहीं बीच में, मैं बार बार, लेंथ एरिया या वॉल्यूम? हाँ दोस्त, वॉल्यूम ऑब्वियसली क्यूब है। वॉल्यूम तो एरिया च फर्क ही है, एरिया स्क्वायर पैंदा है, इसमें क्यूब पड़ता। तो मतलब एक एयर को मैं अगर मेजर भी करूंगा तो एक उसका वॉल्यूम कवर करूंगा ना, तो वो क्यूबिक सेंटीमीटर में। कितने ग्राम अपॉन दिस? एम आई क्लियर टू यू? ये पक्का क्लियर है जी? उस बेसिस पे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेजर कर रहे हैं। इतना अगर मेरे पास है, उसमें कितना वाटर वेपर है, उसको मैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कह रहा हूं। इफ आई टॉक अबाउट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसका मतलब क्या है जी? अभी ये स्लोली स्लोली समझ आएगा। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इट कैन होल्ड। एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो मैंने मेजर किया इस समय कितना है, और वो एयर मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकती है, इन दोनों के रेशियो को कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मेरे को पता अभी थोड़ा चीजें, क्योंकि अब थोड़ा साइंटिफिक है, समझते हैं इसको अच्छे से। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस ह्यूमिडिटी। पहले वर्ड द मीनिंग समझ आता है ये वर्ड से, जस्ट रीड आउट दिस वन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। द क्वेश्चंस आर अराइजिंग फ्रॉम सच टॉपिक्स इन अ पेपर नाउ, नॉट फ्रॉम द बुलशिट की वो पहले पहले जेड़े याद काले रट्टा हो। हुन समझ आना दुनिया ने भी की पढ़ना ते की नहीं। ये ह्यूमिडिटी वर्ड समझ आ गया जी? क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और ये एयर कैपेसिटी टू होल्ड द मॉइस्चर डिपेंड्स ऑन व्हाट? एग्री? इसमें कोई ये तो नहीं भी सारे एग्री कर देना कि जितनी गर्म हवा होगी उतना उसमें पानी वेपर होगा। क्लियर है जी? या तभी तो आपको इस समय भी अगर आप जाओगे चेन्नई में ह्यूमिडिटी मिलेगी, इवन फॉर दैट मैटर गुजरात ऑल्सो, व्हेन यू गो टू द कोस्टल एरियाज। व्हाई यू फील ह्यूमिडिटी? वन थिंग इज बिकॉज वाटर इज इजीली अवेलेबल, समुद्र का पानी है तो वो वेपर बनता जा रहा है, तो आपको ह्यूमिडिटी बहुत फील होती है। कोई गया हुआ है कोस्टल एरिया च कभी? फील की हुई है ह्यूमिडिटी की नहीं? फिर अच्छी बात है। तो अब जरा बात करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। आपको ये याद रट्टा नहीं मारना, सिर्फ एक गल याद रखो, फॉर्मूला ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर, या क्यूबिक मीटर है इधर, सेंटीमीटर मीटर थे यूनिट का लेंथ का, और वॉल्यूम क्या होता है? ये वॉल्यूम ते एरिया च फर्क पता है वैसे सारे कि नहीं? मेरे को पता यहीं पे वीकनेस है, और कोई वीकनेस नहीं है। पता कि नहीं? हाँ, क्या फर्क है? वॉल्यूम, इस कमरे की वॉल्यूम कैसे निकालेगा वो बता? एरिया तूने बता दिया, बोलना नहीं बीच में, क्योंकि मैथ्स भी मेरे लगता है मैंने पढ़ाना पड़ा नाल। हाँ बता, हाउ कैन यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम? एनीवन? ये गया हुई ब्रेड्थ, आ लेंथ, आज मैं हाइट कर लिया, वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब ये सारा, ये स्पेस, वही 2D 3D का डिफरेंस है एब्सोल्युटली। ये जो है ये एरिया मेजर कर रही है, ये एरिया, अगर मैं उसका वॉल्यूम निकालूं तो ये बीच में हाइट भी मेजर करूं, तो इसलिए हमेशा क्यूबिक्स में होगा, तो इट विल बी ऑलवेज वॉल्यूम। गॉट इट नाउ? और जब मैं हवा की बात कर रहा हूं तो हम वॉल्यूम में ही बात करेंगे। जो लीटर है वो भी एक्चुअली वॉल्यूम ही तो है, 1 लीटर दूध दे दे, दैट इज बेसिकली वॉल्यूम। You can't measure the area of that water milk na, so you will measure it in the terms of how much you can carry in that packet, that is a volume. Is everyone clear? ये चीज याद रहेगी तो आपको याद रहेगा, it is the mass of water vapor present in given volume of air, that is basically
एब्सोल्यूट। वर्ड एब्सोल्यूट का मतलब समझ आता, हमने विटो में भी पढ़ा था। एब्सोल्यूट विटो मतलब जो सच की विटो है, मतलब वो ही है। ऐसे ही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के जो सच है कि भाई कितना है हकीकत में, कितना कितना वाटर वेपर है इस इतने वॉल्यूम में, उसको हम कह रहे हैं एब्सोल्यूट। क्लियर हुई बात? यही लिखा। ये बता मेट्रोलॉजी क्या होता है जी? मेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज लिमिटेड इन दिस केस इज डिफरेंट वेरिएबिलिटी अक्रॉस लोकेशंस ऑन अर्थ सरफेस, क्योंकि ये वेरी करेगी, अभी बात करेंगे इस पे। So an air mass rises or falls, its volume changes and absolute humidity fluctuates. ये क्या मतलब है जी? जे आपा हवा जो कह रहे हैं एक हवा में इतना वेपर है, ये हवा बढ़ भी जाती है कम भी होती है, क्योंकि जब गर्म होगी तो बढ़ेगी, जब ठंडी होगी तो कंप्रेस होगी। तो इसके कारण ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकालना मुश्किल है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता रहता ना हवा का। इसलिए वी डोंट यूज दिस मेथड टू मेजर ह्यूमिडिटी, वी यूज अनदर मेथड विच इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पहले ये सभी को समझ आया थोड़ा बहुत? दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी which is actually used by meteorology department and it's measured in terms of percentages. ये क्या ऊपर जो पीछे हमने बात की कि एक्चुअल में वाटर वेपर कितना उस हवा में, वो उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिवाइडेड बाय उस हवा में मैक्सिमम कितना होल्ड कर सकते हैं। ये क्या इतना वाटर वेपर है इस हवा में, और यही हवा में मैक्सिमम कितना होल्ड हो सकता है, ये सारा इन दोनों की रेशियो से तो परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज टॉपिक आंदा थोड़ा बहुत, सारा नहीं आता तो बोलो, कोई ऐसा चक्कर नहीं। डू यू नो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज? पक्का? एक सवाल पूछूंगा फिर। सपोजली 100 बच्चे हैं, इनमें से 20 लड़कियां, 100 नहीं 50 बच्चे हैं, इनमें से 20 लड़कियां, तो परसेंटेज कितनी? बोलना नहीं बीच में। हाँ जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, 50 बच्चे हैं, 50 में से 20 लड़कियां, तो कितनी परसेंट हुई लड़कियां? हाँ जी, 40%। ये दोस्त वैसे तो मैं बताऊं, अगर ये नहीं आता तो सीखना तो है ही, हमने तो बहुत आए कानू है, पर अगर ये नहीं आता तो आप जिंदगी में केड़ा धंधा क्या चीज कुछ नहीं कर पाओगे। एग्री? तुम्हें बार बार कह रहा है तुम्हें 40% ऑफ मिल रहा है, आजकल तो जमाना ही है चलना भी 50% ऑफ है, 40% ऑफ है। आपकी 20 लड़कियां बटा 50 किया इंटू 100, इन्होंने रेशियो निकाली है, परसेंटेज नहीं बताया। ये कटा कितना हुआ? 40%। तो 40% वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो यार हवा जो है वो हवा सारी तो नहीं ना ह्यूमिडिटी, उसमें पानी भरा हुआ, वो नीचे ऊपर एक्चुअल में कितना हवा में वेपर, वो ये इन दोनों का रेशियो यही हुआ। टोटल कितना वो नीचे ले लिया, उस हवा में इतना मॉइस्चर आ सकता है कितना, लड़कियां कितनी है 20, वो ऊपर ले लिया। तो वो बिल्कुल गुड क्वेश्चन, वो डिपेंड वॉल्यूम से तो है। दूसरी चीज वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे कि नहीं, जितना ज्यादा टेम्परेचर उन्ना वो हवा मॉइस्चर होल्ड ज्यादा कर सकती। आही ते सवाल ने जेडे पूछे ने मेरे दोस्त, जितना तुम मेरे को अपना बताओगे ना उतना मैं आपको और समझा पाऊंगा। इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता। एब्सोल्युटली लो प्रेशर है वहां पे, लो प्रेशर बेल्ट बनती है, आगे हमने यही पढ़ना है। क्लियर है? वो सारी चीजें एक्चुअल में कनेक्ट होती है और समझ आनी शुरू होती है, ये है ये है ये है और ये क्यों है, वही तो हमें सीखना है भाई। अब अगर मैं ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूं, एक और समझाना मेरे को ड्यू पॉइंट। मेरे दोस्त मेरे को भी पता पहली बार आपको ये चीजें, क्योंकि मेरे को दिखता है वो इनिशियली सच ये है
कि जब पहली बारी मैंने भी पढ़ी थी मेरे को भी नहीं आती थी, जब पढ़ाना शुरू किया तब मेरे को वो क्लैरिटी और आनी शुरू हुई, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज मोर इंक्विजिटिव। और वो उससे भी ज्यादा कब आई, जब ये क्वेश्चंस आए, क्वेश्चन आए फिर नहीं मैं आंसर कर पा रहा, तो फिर मेरे को समझ आया मेरे को नहीं आता ह्यूमिडिटी। समझ गए? ये एनडीए का, ये सीडीएस का सवाल है, ये एनडीए का सवाल है, सेम साल आया 2024 में, और चैप्टर दिया हुआ आपकी एनसीईआरटी में 4 बार क्वेश्चन सीएपीएफ में भी आ चुका है ह्यूमिडिटी पे। पर उस समय सच ये है कि कारण ये नहीं था कि मेरे को, मैं उस समय ना समझने की कोशिश की ना टीचर ने समझाया कभी ह्यूमिडिटी की चीज है, जो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में कुछ कुछ बैठना शुरू हो। अब ड्यू पॉइंट क्या होता है जी, मैंने कहा कि भाई ये 4 एयर के ब्लॉक्स लिए मैंने, यहां पर मैंने हवा का टेम्परेचर रखा, पानी है सब जगह पे, यहां पर मैंने हवा का टेम्परेचर रखा 25 डिग्री, तो इसने मॉइस्चर अट्रैक्ट किया इतना इतना, गल बनी। मैं होट टेम्परेचर बताया 35, मॉइस्चर और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, आप भी एग्री करते हो, भाप बनती जाएगी। मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया, ऐसा टेम्परेचर बढ़ाया कि ये पूरी जितनी हवा थी, उसकी भी एक लिमिट है, गुब्बारे में पानी भरो एक लिमिट तक ही भर सकता है, उस तो बाद गया तो फट गया कि नहीं। जब ये पूरा हवा में मॉइस्चर ही मॉइस्चर आ गया, इसको क्या कहूंगा मैं, सैचुरेटेड एयर। क्या कहूंगा जी, सैचुरेटेड का मतलब ही है होंगे, वह सुने वहां पर, ये भी अंग्रेजी नहीं पता, दिक्कत सभी की ये है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, गल है हमें बचपन से अद्धी अंग्रेजी अद्धी हिंदी अद्धी पंजाबी, ना पंजाबी आती ना अंग्रेजी आती ना हिंदी आती। आप कभी भी पढ़ाई में भी वर्ड यूज करते हैं, सैचुरेशन होगी यार मेरी, फिर मैं सुबह से बैठा 2 घंटे लगातार बैठा विदाउट टाइम, तो दिमाग पूरा ठंडा हो गया, हूं मैं पढ़ूंगा भी वो भी नहीं आना कुछ, वो क्या दिमाग में जितना घुसना था घुस चुका। आप खाना खा रहे हो, खाई जाओ खाई जाओ, एक लिमिट के बाद खा पाएगा, वही चीज आया जी। तो इसको मैं कहूंगा सैचुरेशन लेवल। तो जिस तापमान पे हवा में मॉइस्चर फुल हो जाए उसको क्या कहूंगा, ड्यू पॉइंट, सैचुरेशन, बिल्कुल वही। समझ आया जी? अब अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूं तो सैचुरेशन लेवल पे कितनी होगी, 100%। क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या थी, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, वो कितना हो गया, मैक्सिमम इट कैन होल्ड, और डिवाइडेड बाय क्या होता था, मैक्सिमम इट कैन होल्ड, कटे बना गया, तो यही तो लिखा। डेफिनेशन ये भी लिख सकता, ड्यू पॉइंट इज व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी रीचेस 100%। यहां ये भी लिख सकता, व्हेन एयर गेट्स सैचुरेटेड द टेम्परेचर एट विच एयर गेट्स सैचुरेटेड इज ड्यू पॉइंट। पक्का क्लियर है भाई? एवरीवन इज क्लियर व्हाट इज, अब पक्का समझ आया? अब आओ फिर सवाल को, इसको स्पेसिफिक को छोड़ दो, ड्यू पॉइंट यही लिखा, मार्क्स द टेम्परेचर एट विच एयर होल्ड्स मॉइस्चर टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी इंडिकेटिंग कंप्लीट सैचुरेशन। बादल बारिश कब करता, बार बार आज फिर अखबार में रोज ही आप चेक करोगे ना, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, कोई भी इको ही गल आ रही, क्लाउड सीडिंग क्लाउड सीडिंग क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग ना सवाल आया तो गल करियो। एक ये समझ आ गया क्लाउड सीडिंग कौन सा केमिकल यूज करते हैं, पर वो भी समझ आया कि वो बारिश कब करेगा, वो फेल हो गया, कारण मॉइस्चर ही नहीं है बादल में, तो बारिश कितों ले आया, अपने को आए ना। दूसरी चीज, उसमें मॉइस्चर तो हम नहीं ला सकते, अब थे थले लाइए कुकर ते हवा जाई जाए ऊपर। ये तो समझ आएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, याद रखिए बारिश भी तब होती है जब हवा में ह्यूमिडिटी 100% हो। जब आप जीसी लॉन्ग पढ़ते तो उसमें हर टाइप ऑफ रेनफॉल में इंडिकेट किया होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू 100%। इज एवरीवन क्लियर अबाउट? थोड़ा ड्यू पॉइंट समझ आया? हमने 4 चीजें समझने की कोशिश करी, कोई नहीं समझ आया तो भी कोई चक्कर नहीं, हमने 4 चीजें समझी। ह्यूमिडिटी की होंगे अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर,
फिर मैंने बताया कि ये डिपेंड किस पे करता, तापमान पे। ये भी हमें दिखता है, पहाड़ों में ह्यूमिडिटी नहीं फील होती, हमेशा खुश्की फील होगी ऊपर, क्योंकि ठंड है, हवा का टेम्परेचर। यही चीज जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओ साउथ इंडिया की तरफ, वो तो ह्यूमिडिटी फील होती है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा, वो चीज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट इज एक्चुअल में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा इन द एयर, एयर को कैसे मेजर करोगे, वॉल्यूम में। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर को किस में मेजर कर रहा हूं, ग्राम में, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। क्लियर। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इट कैन होल्ड। उन दोनों की रेशियो क्या बताएगी जी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। थोड़ा बहुत समझ आया जी। ये चेक करिए, नो द, ये डिफरेंस है जो हमने पढ़ा अभी तक, ये पॉइंट समझ आने चाहिए। ये सिविल सर्विसेज के किसी नोट से मैंने उठाया हुआ, सीधा मुंह पे कह रहा हूं। टू नो द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, it shows the ratio of water vapor actually present in an air at a given temperature to the retentive capacity of holding the same parcel of air, मतलब maximum it can hold ऊपर एक्चुअल में कितना आई है, समझा। उसी का आगे ये किस पे डिपेंड करता, तापमान पे, ये टेम्परेचर को लेता है। इट डज नॉट टेक, इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, यही पढ़ा। इट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। It is not a useful measure of humidity because it does not tell us amount of water vapor in the air. ये हमने बात की, एब्सोल्यूट का फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता रहता है, तो आप एब्सोल्यूट मेजर ही नहीं कर पाओगे। उसमें क्या, इट इज यूजफुल इन द योर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। कहने को तो क्वेश्चन ये, अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए, बोलना नहीं, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। आदित्य, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की जरूरत ही नहीं, हमें बाद में देखेंगे जी। एब्सोल्युटली, क्योंकि जो तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या लेख रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी होल्डिंग किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ऊपर क्या, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इन दोनों का रेशियो। तो सी, ये एनडीए का सवाल है, सेम साल सेम पेपर में, एक तरफ सीडीएस हो रहा है, एक तरफ एनडीए। और अगर ह्यूमिडिटी लिखा हुआ ना ज्योग्राफी में, इट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इट्स नॉट दे आर आस्किंग एब्सोल्यूट, इट इज ओनली टॉकिंग अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Ratio of the actual amount of water vapor present in the air divided by maximum it can hold, ठीक है कि नहीं। When the relative humidity is high, more water evaporates from the skin, गलत, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो पानी वेपोरेट नहीं होता, पानी और आता है, हमें और ज्यादा गर्मी फील होती है, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। इतना तो बचपन में सुना हुआ कि भाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, सुना हुआ। व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स, बिकॉज उसके पोर्स में से पानी वेपोरेट होगा तो ठंडक देगा। घड़े में पानी ठंडा क्यों होता है, घड़े के अंदर पोर है, उसके अंदर से पानी जाएगा, वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, तो वो अंदर को ठंडक देगा, तो इसलिए घड़े में पानी ठंडा होता है। दिस इज ऑल इवेपोरेशन, evaporation gives a cooling effect, remember this. So this is wrong. Higher the temperature, lower the humidity, absolutely right. Relative humidity is equal to what, actual amount of water vapor in air divided by maximum it can hold. तो मैक्सिमम कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाया, इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, तो फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। और ये क्वेश्चन दोस्त एनडीए में था, 1 and 3 should have been the answer. Everyone clear? थोड़ा बहुत समझ आया जी। अब इजी टॉपिक जो 5-10 मिनट का ही है, जो हम समझ भी सकते हैं, बहुत इजी है। क्लाउड्स,
पक्का क्लियर है भाई? ह्यूमिडिटी समझ आया? मेरे को पता ही है इट्स नॉट एन इजी टास्क टू अंडरस्टैंड, बट आई ट्राइड माई 100% की ये चीज समझ आ पाए। आप घर जाके एक बार ही पढ़िए, उसको सर्च करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। गुड क्वेश्चन। हाइग्रोस्कोप, हाइग्रोमीटर कहा जाता है। ह्यूमिडिटी को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। HYGROMETER। समझ आया जी? अगला, अब यार एक और चीज, क्लाउड्स की क्लासिफिकेशन इस बार नहीं आई लेकिन हर बार आती थी। क्लाउड्स को क्लासिफाई कीजिए, उसको समझना अपने को। अगर मैं क्लाउड्स को समझाऊं तो दोस्त, क्लाउड्स दो तरीके के होते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं। एक तो ऑन द बेस ऑफ हाइट, another is on the basis of shape। हाइट के बेसिस पे हम वर्ड्स यूज करते हैं। वन वर्ड इज सर्रस, CI, और एक वर्ड है स्टेटस, नॉट स्टेटस, ऑल्टो। जे दे वर्ड सिर्रो, ये वर्ड कहीं भी दिख जाए, बहुत ऊंचा, वेरी हाई, वर्ड विल ऑलवेज बी यूज विद दिस पार्ट। ये वर्ड का मीनिंग ही बहुत हाई। ऑल्टो मीडियम हाइट। ऑल्टो याद कर सकते, मिडिल क्लास बंदा लेता है, वहां से याद रहेगा ऑल्टो। एवरीवन क्लियर? यू कैन रिमेंबर थ्रू दिस। सो ऑल्टो इज मीडियम हाइट। ये क्लियर हो गया? ऑन द बेस ऑफ हाइट वी यूज द वर्ड सिर्रस एंड ऑल्टो। Otherwise, the three words which we need to use on the basis of clouds, on the basis of ये शेप पे, ये तो हाइट के हो गए दो वर्ड्स। एक होता वर्ड स्टेटस। स्टेटस, स्टेटस मींस हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग, ऐसे को। क्लाउड पूरी शीट की तरह फैला हुआ है ऐसे, उसको कहेंगे स्टेटस। अदर वर्ड इज क्यूमुलस। क्यूमुलस वर्ड मींस अ हीप ऑफ कॉटन, वर्टिकली ग्रोइंग, ऐसे को फैला हुआ। ये समझ आई जी वर्ड दो में? एक मैंने वर्ड क्या यूज किया? स्टेटस। अदर वर्ड विच आई हैव यूज्ड इज क्यूमुलस। एक और वर्ड है जो इन दोनों में से ना हाइट और शेप में आता है, निम्बस। निम्बस का मतलब जो बारिश करे, द वन विच कॉजेज रेनफॉल। कहीं भी किसी क्लाउड के साथ अगर वर्ड आ रहा है निम्बस, इट मीन्स इट इज गोइंग टू कॉज रेनफॉल। सो ईदर इट कैन बी सर्रोस्टेटस और इट कैन बी सर्रोक्यूमुलस। उच्चैन है सबसे ऊपर, अगर तो शीट की तरह तो मैं कहूंगा सिर्रोस्टेटस, अगर हीप ऑफ कॉटन की तरह तो मैं कहूंगा सिर्रोक्यूमुलस। अभी दिखाऊंगा फोटो। इसी प्रकार ऑल्टोस्टेटस और ऑल्टोक्यूमुलस। फिर निम्बोस्टेटस, क्यूमुलोनिम्बस। जितने वर्ड निम्बस आ गया होता मतलब बारिश। आइए जरा दिखाता हूं, ये मेरे को, अगर आपने देखा इन सभी में हाई लेवल में क्या वर्ड कॉमन है? सिर्रो दिख रहा है, तो दैट इज हाइट। अगर तो ऐसे ऐसे गुच्छेदार बना हुआ नीचे को फैला हुआ है तो उसको कह रहे हैं सिर्रोक्यूमुलस। अगर ये लेयर लाइक फैला हुआ, सिर्रोस्टेटस। क्लियर है ये? ऐसे ही ऑल्टो स्टेटस, देन इज ऑल्टोक्यूमुलस।
निम्बस जिसके साथ नॉर्मली यार बारिश करने वाला बादल हैवी होगा, नीचे ही आएगा। ये है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। अभी इनके बारे और समझना, पर पहले दिमाग में ये बैठ जाए ना कितना याद करने। एक तो सिर्रो एक ऑल्टो याद रखना, उधर स्टेटस और क्यूमुलस, इनके कॉम्बिनेशन बनने। सिर्रो स्टेटस, सिर्रो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टेटस, ऑल्टो क्यूमुलस। क्लियर है? और फिर निम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, द वन विच कॉजेज रेनफॉल। निम्बो स्टेटस जो ऐसे है, बारिश करे। पहले दिमाग में ये बैठा, वैसे लिखिए एक तरफ हाइट के बेसिस पे दो नाम सिर्रस और ऑल्टो, दूसरी तरफ ऑन द बेसिस ऑफ शेप दो नाम लिखिए। कौन से? स्टेटस और क्यूमुलस। और एक वर्ड आपने क्या सीखा? निम्बस। जितने भी निम्बस आ गया उच्च बारिश होनी है, तो वो क्यूमुलो निम्बस हो सकता है, स्टेटो निम्बस हो सकता है। और अगर मैं बात करूं सिर्रो स्टेटस, सिर्रो क्यूमुलस, ऑल्टो स्टेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, ये कॉम्बिनेशन बन गए। ये भी क्लियर है जी? अब इनका सिग्निफिकेंस पूछता है, इनके कोई ना पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे द क्लाउड विच अपीयर्स टू बी फेदरी अपीयरेंस, वो ये है। द वन विच गिव्स अ फेदरी अपीयरेंस इज cirrus cloud. Is everyone clear? And the one which makes halo is cirrostratus. हेलो का की मतलब है जी? कभी देखा शेरा वाली माता है अपने गुरु नानक देव जी के पीछे हेलो बना होता, और सूरज सा बना होता पीछे। तो जब ये बादल ऐसा है पूरे शीट की तरह, ऊपर से सूरज आ रहा है, नीचे ऐसे इसमें दिखेगा ऐसा या नहीं? इनू चीज नु आपां कहते हैं हेलो अंग्रेजी में। क्लियर है? वो कौन सा क्लाउड फॉर्म करता है? सिर्रो स्टेटस। डन है जी ये भी? देन इसमें कुछ नहीं, एक ये भी सिर्रोक्यूमुलस क्लाउड्स फॉर्म मैक्रल स्काई। व्हाट डू दे फॉर्म? इज मैक्रल स्काई। सिर्रोक्यूमुलस मैक्रल इस प्रकार, तो ऐसे ऐसे अपेयरेंस जो दे रहे हैं, दैट इज मैक्रल स्काई। ये भी पेपर में आया रिसेंट 2024 में। ये क्लियर है जी सभी को? ये वाले बादल सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट आर क्यूमुलोनिम्बस। ये वर्ड याद रहे, बाकी जाए भूल भी जाए। क्यूमुलोनिम्बस, आपने सुना बारिशों में जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, वो इन बादलों में होती है हमेशा। थंडरिंग एंड लाइटनिंग टेक्स प्लेस इन विच क्लाउड्स? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। थंडरिंग एंड लाइटनिंग, बादल गरजेंगे, बिजली बरसेगी ਇਹਦੇ च। और जब भी ऐसे होती है तो बारिश कौन सी होती है? टोरेंशियल रेनफॉल। कल भी आपने अगर अखबार पढ़ा हो, उसमें बताया था हिंदू में ही जो साइक्लोन के बारे, टोरेंशियल रेनफॉल टेक्स प्लेस। टोरेंशियल मींस मूसलधार बारिश। मूसलधार मतलब बहुत तेजी से बारिश और बहुत जोर से पड़नी, उसको टोरेंशियल कहते हैं अंग्रेजी में जी। और अगर बारिश बूंदा बूंदी लगी हुई है, उसको कहते हैं ड्रिजलिंग। और कभी नोट करोगे ना, जो तेज बारिश होती है वो कुछ घंटों तक होती है, जो ड्रिजलिंग है लंबे टाइम तक होती है। वो ये वाले क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। निम्बोस्टेटस क्लाउड फॉर्म अ लॉन्ग रेनफॉल while these cause torrential rainfall। जो इक्वेटर के हम बात करेंगे लो प्रेशर, तो इक्वेटर में हम बात करेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। क्लियर हुई जी बात सभी के दिमाग में? कोई डाउट है किसी को तो बताइए दोस्त।
दोस्त ये एक्चुअल में ये वर्ड्स जिसने बनाए हैं, एक्चुअल में जब तुम ऊपर छत पे देखो तुम नहीं पहचान पाओगे कौन से हैं। इन्होंने क्या कहा, जो ऐसे भी हैं, मतलब इस प्रकार भी हैं, ऐसे उसको स्टेटोक्यूमुलस कह दिया, तभी मैंने उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया। गॉट इट? आई विल शो यू अनदर वन। ये भी डायग्राम है जी, यही आप कह रहे हो ना, मतलब ये ऐसे भी है और ऊपर को भी, तो इसलिए अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द वर्ड्स। थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा दोस्त पक्का, तो फिर सवाल करते हैं, काहे को टाइम वेस्ट करना। पहला क्वेश्चन जी, बोलना नहीं, हाथ खड़ा करिएगा। हाँ जी मैडम। निम्बो स्टेटस, एब्सोल्युटली। निम्बो मींस रेनफॉल, और लंबे टाइम तक कॉन्टिन्यूस बारिश कौन सा करेगा? ये तो दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि निम्बस ही नहीं वर्ड, बारिश होगी। एना दोवा चाहिए, ये क्लियर है? पहले ये पहले पहले पेपरों में आया एनडीए में, आज से 7 साल पहले आया हुआ ये वाला जी। ये ताकि फील गुड फैक्टर है कि बहुत सिंपल है। इनमें से सबसे नीचे क्लाउड कौन सा हाइट वाइज? ऑल्टो से भी नीचे निम्बो स्टेटस। ऑल्टो तो मीडियम हाइट है, याद आ गया? ये पहले पूछे गए हुए हैं जो यूपीएससी ने बनाए, सेम क्वेश्चनों को अब रंग अलग दे दिया, अभी दिखाता हूं वो भी। ये भी हो गया, ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से करिए, दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। ऑप्शंस को देखिए, मैच द कॉलम को देखिए, फिर हो जाएगा। दिमाग, ये उस समय क्वेश्चन टीचर से भी नहीं हो पाया होगा। अब यहां पर ये वर्ड थे पता सारे? हाँ जी मैडम, क्या वर्ड मीनिंग? निम्बोजे होवे की करना है, उससे क्या रेलेवेंस है? बारिश, बिल्कुल। क्या मारना है? एब्सोल्युटली। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀਜ, ਆ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ पानी। अब अगला, अगले वाले हमें दिख नहीं रहे, कोई हमें पता, और फिर भी कोई ना कोई तो तीन में से एक तो मारना ही है। तो कौन सा इनमें से आइस क्रिस्टल्स वाला कौन सा होता है? सिरस होता है, क्यूमुलस हो सकता है, स्टेटस होता है, जिसमें बर्फ हो। हाँ जी, बर्फ किसमें लगता हो सकती है? सिरस वाले में जो बहुत ऊंचा। आंसर आ ही गया, आप लोगों ने निकाल लिया, 1 और 4 वाला ही आपको मिल जाएगा। अब उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं अपने आप से। सी, हाँ हाँ सी, बिल्कुल। अब अगर बात करें ये स्टेटस, स्टेटस मतलब शीट, आज सीलिंग ही होता, सीलिंग क्या होता है? छत, या नहीं? तो हम जस्टिफाइड भी हैं उस क्वेश्चन में। फेयर वेदर इज क्यूमुलस, उसमें कुछ बारिश थोड़ा। समझ आ गया जी? या मतलब थोड़ा सा तो सोचना। ये क्वेश्चन था 2023 का, हालांकि ये वर्ड हमने अभी समझना है, पर ये आपको, ये वर्ड ही आपको आंसर दे रहा सामने। थंडरिंग और लाइटनिंग, बॉर्न थ्रो कन्वेक्शन का मतलब होता है भाप बन बन के ऊपर को उड़े, और वो लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। क्लियर है? उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। जब भाप और ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। एंड देन यू हैव दिस, ये भी याद रखना, ये जो चीज है,
इसको क्या कहते हैं हम, एनविल। मोची को गए हो, मोची भाई ऐसा नहीं होता, उसी को एनविल कहते हैं एक्चुअली। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के शेप ऐसा होता है हमेशा, नीचे को गया हुआ और ऊपर ऐसा फेस। एवरीवन क्लियर, समझ आया जी है? तो फिर आप इत्थों ही वैसे आंसर निकाल लिया, पर ये तीनों समझ आ जाए, याद रहे। क्या दोस्त? कन्वेक्शन मीनिंग मैंने वही बताया, कन्वेक्शनल हम भी ना आगे अभी पढ़ना है टाइप्स ऑफ रेनफॉल में। कन्वेक्शनल रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल जब गर्मी बहुत बढ़े, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पानी इवेपोरेशन होती है बहुत ज्यादा, और जब इवेपोरेशन हो गए तभी आप अगर चेक करो, हमारे कभी भी बादल गरजने वाली बरसात कब होती? गर्मियों में, समझ गए? तो कन्वेक्शन इज व्हेन देयर इज अ हाई इवेपोरेशन, हाई ट्रांसपिरेशन, दैट विल लीड टू द कन्वेक्शन, उसको कन्वेक्शन कहते हैं। हम बात करेंगे, कल ही बात करनी है हमने। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक। क्लियर है जी? क्या ये क्वेश्चन भी अच्छा था जी। सर्रस सबसे ऊपर होगा, ये भी ऊपर होगा, इन दोनों में कंपैरेटिवली इसको ऊपर रखूंगा। अब ये एक निम्बो है, एक ऑल्टो है, ये हमने अभी देखा। सबसे नीचे कौन सा होता है? निम्बो, उसके बाद ऑल्टो। सौखा ही गए थे। ये वाला देखिए, और ये ईयर भी देखते रहिए, अभी अभी रिसेंटली पूछ रहा खूब के क्वेश्चन पे। तू दोस्त आता बीच बीच में, अब ठीक है, अब रेगुलर आना कि नहीं? 2 दिन तूने कहा, तू तो 5 दिन बना के बह गया क्लास, पेपर ऊपर दे। हाँ जी, एब्सोल्युटली। अल्टीमेटली आकार के बेसिस पे हमने 2 वर्ड समझे थे, स्टेटस और क्यूमुलस। ऑल्टीट्यूड के बेसिस पे हाई, मीडियम और लो क्लाउड्स। और हाई क्लाउड्स में कह रहे स्टेटो निम्बो स्टेटस, सर्रो वर्ड होएगा तो ता हाई होंगे या नहीं? आखिरी having nimbo attached to their cause precipitation. So 1, 2 and 4 should have been the answer. Cirrus is feathery appearance. Status is हो गया जी क्लाउड वाला कहानी सब। अब इस पे क्लाउड सीडिंग जो न्यूज में आ रहा है वो भी समझ आता ही है। एवरीवन गॉट इट नाउ? समझ आ गया जी? Anything which you are missing, or if you are having facing any issue with respect to any subject? GS, maths, English? फेसिंग क्या समझ नहीं आ रहा? कोई चक्कर नहीं, मे बी यू विल टेक सम टाइम, बट थोड़ा जिद्दी बन के चलना पड़ेगा जी। जो होता है दोस्त, एक चीज समझो, लग गई तो जिंदगी उस पार है, जे नहीं लगी तो फिर कॉमन मैन तो इतने बथेरी दुनिया है। तो थोड़ा घिसना तो पड़ेगा दोस्त। अभी तक हम सिर्फ कंफर्ट जोन में जिए हैं, ट्रस्ट मी। मोस्ट ऑफ अस हैव बीन इन ओनली कंफर्ट जोन, what we thought that was served to you in the plate. Now you need to move. थोड़ा चैलेंजेस आएंगे तो कोई चक्कर नहीं, बी ब्रेव एंड कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। समझिए चीजें और पूछिए, जब तक पूछोगे नहीं तब तक समझ भी नहीं आएगा। और अगर इजी होता तो फिर सारी दुनिया होती। तो ये अगर समझ आ जाती है बात, तो फिर थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा दोस्त।
और ये टाइम है, अभी नहीं लाइफ में करा तो कब करेंगे, उस तो बाद टाइम ही नहीं लगना। अभी अपॉर्चुनिटी भी है स्ट्रगल करने की, बाद जो भी खत्म हो इंडिया 30 साल तक खत्म है सब कुछ ही, कि आप सोच के बैठो यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट योर करियर एंड दीज थिंग्स, नो, दिस इज अ टाइम, ईदर यू विन इट और यू गेन इट, दैट इज ऑन यू। और ये भी याद रखिएगा, कई बार लगता है मेहनत की होगी ना अगर सीरियस, वो कहीं जाया नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं रंग लाएगी, चाहे आप क्वेश्चन समझ आए चाहे ना समझ आए, उसमें टाइम लगता है चीजों में, but things definitely culminate into a fruit. It all depends on your patience and understanding. ट्रस्ट मी, आप 6 महीने के बाद कम से कम, मैं ये भी कहूंगा कि आई कांट मेक श्योर कि दैट ऑल ऑफ यू क्वालिफाई, बट यू विल डेफिनेटली हैव एन इनसाइट कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, समय ना क्या। अभी हमें वो भी नहीं पता होता, ट्रस्ट हमें नहीं पता यार, हमारे ओपिनियंस ही नहीं है किसी चीज पे, हमें समझ ही नहीं आता क्या है इंस्टाग्राम है क्या चीजें, हमें सिर्फ वी गेट फैसिनेटेड बाय द थिंग्स which are not in actual, we hardly understand what is happening around us, that we need to understand, understood। ये जो ज्योग्राफी है चाहे पॉलिटी है चाहे ये टॉपिक्स आपको थोड़ा बहुत सोचने में मजबूर करते हैं, समझने में, और अखबार पढ़ने से आपका थोड़ा और समझ आती हैं चीजें। प्रैक्टिकल रहना पैना यार जिंदगी च, पहले दसना इमोशनल लेवल होना चाहिए, बट मोर इज प्रैग्मेटिक थिंग्स, देन ओनली यू कैन डू द थिंग्स। तो प्रैक्टिकली यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा जी, मेहनत मारनी पड़ेगी। ये सोच के बैठे कि भगवान मेरा ख्याल करेगा या मैं भक्ति करने बह जाते उधर होना, कभी नहीं होना जी। भगवान भी उसी का ही साथ देगा जिसका जोर लगा रहा है वो, तो उस हिसाब से चलिए, अपने आप को मजबूर करिए कम से कम वर्ड्स भी याद करने की रोज का रोज, वर्क ऑन इट, क्लियर है। embrace this challenge and understand you have to work on it, then the things will become more easy। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं तो दोस्त, शायद आप लोग मेरे को भी कितना का जानते होगे, भी क्लास से जानते होगे, स्ट्रगल जब हमें लगता ना कि यार ये खत्म हो जाना है, ये खत्म नहीं होना, पहले बता दूं ये पूरी लाइफ ही नहीं खत्म होना, हमें एम ही बना दिया जाता भी हूं खत्म। पर जब एम्ब्रेस कर लोगे ना इसको भी यार इसी में मजा आता है, तो फिर चलेगा, फिर आपको पढ़ने का भी मजा आएगा, चीजें करने का भी मजा आएगा, वो आदत डालनी पड़ती है रोज। मतलब ये जो स्ट्रगल है इट्स ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी, बट ओनली थिंग इज जब तक आप उससे भागते रहोगे तद नहीं होना, जब उसको समझ लोगे भी यार यही है, तो फिर तो समझ आएगा और ये होगा। अकेडमी क्यों रखते हैं आपको 1 साल, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर ओरिजिनल पोटेंशियल, यू कैन सर्वाइव इन एनी सॉर्ट ऑफ प्लेस, एनी कंडीशंस। हमें नहीं लगता हम कर भी ना पाए, और वो करवा देते हैं जी। वही चीज यहाँ पर, अपने आप को वैसा बनाना शुरू करिए, जब ऐसे बनाना शुरू करोगे तो होगा, फिर कोई नहीं रोक सकता। वो चीज सोच के चलोगे तो बहुत अच्छे से तैयारी होगी, क्लियर है। स्ट्रगल होगा इनिशियली, वर्ड्स नहीं पता होते, पर ये सच में बताऊं, चाहे ये पेपर ना हो, आपको 10 चीजें और आ चुकी होंगी, या 10 चीजें कहीं पे भी, यू विल बी वेरी डिमांडेड, यार ये चीज इसका थिंक प्रोसेस अलग है। यही होता दुनिया यार, हमारा अभी तक ना यार सोच नजरिया बहुत छोटा है। सोचो यार अमेरिका या जेडे देश ने पहले भी राज कर रहे थे, आज हमसे डबल राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, पर हमें पता ही नहीं है। पहले फिजिकली थे, अब मेंटली तुम्हारे ऊपर है, सुबह से लेकर शाम तक हर चीज में। यू स्ट्राइव फॉर मैकडोनल्ड, दैट इज अगेन यूएस। यू वांट टू हैव अ कोका कोला, ओनरशिप इज इन विद यूएस। जेब में मोबाइल है, वो भी यूएस। और दिमाग च भी एवं पाता कि यू विल फील सुपीरियर if you have an iPhone in your pocket, but whom it belongs to, again that country। तो वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ पहले थी, अब उससे तगड़े लेवल पे, पर बहुत तरीके से।
अंडरस्टूड। तो रिलेट करिए अपनी लाइफ के साथ तो चीजें आसान भी लगेंगी। मैथ्स भी ऐसा दोस्त, मैथ्स को ना अगर आप समझोगे तो रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज हमारी लाइफ में हर जगह पे यूज होता है, हर एक एक पॉइंट पे। हमसे ज्यादा मिस्त्री जो बनाता है ना दीवार, उसको आता है। यहाँ जो हलवाई बना रहा होता है ना सामान, वो प्रॉफिटेबल तभी बन पाता है जब उसको पता हो जाए क्वांटिटाइज कैसे करनी है चीजें। एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड।